सारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। सरकार की ओर से राहत का सिलसिला, मजदूरों का अंतहीन पलायन और इसके बीच सियासत का दौर। आज इन्हीं मसलों पर बात करेंगे। And this virus may never go away. सरकार ने आज 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के तहत किसानों, मजदूरों और रेहड़ी विक्रेताओं को कई राहतें दी हैं। तो दूसरी ओर प्रवासी मजदूरों को लेकर लगातार हृदय विदारक खबरें मिल रही हैं। पलायन के बीच हादसों में मजदूरों की मौतों का सिलसिला भी जारी है। यही नहीं, महामारी की मार के बीच सियासत भी खूब हो रही है। इन सभी मुद्दों पर हस्तक्षेप में बात करेंगे और जानेंगे जमीनी हकीकत क्या है। And this virus may never go away. आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज किसानों, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों के लिए कई अहम ऐलान किए। उन्होंने 50 लाख रेहड़ी वालों के लिए 5,000 करोड़ के स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी का ऐलान किया। इसके तहत शुरुआत में इन्हें वर्किंग कैपिटल के लिए 10,000 रुपये मिलेंगे। शिशु मुद्रा लोन में 50,000 तक लोन लेने वालों को मॉरिटोरियम के बाद 2% ब्याज में छूट का फायदा अगले 12 महीने तक मिलेगा। इससे 3 करोड़ लोगों को कुल 1,500 करोड़ का फायदा होगा। इसके साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना पर भी काम होगा और इसे हर राज्य में लागू किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में भोजन सामग्री के लिए 3,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे मजदूरों को 5 केजी गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम दाल मिलेगी। साथ ही देश के 3 करोड़ किसान जिन पर करीब 4 लाख करोड़ रुपए का लोन है, उन्हें लोन मॉरिटोरियम पीरियड का फायदा मिला है। इसके अलावा फसली लोन पर भी जो रीपेमेंट की तारीख 1 मार्च से बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है, किसानों को रियायती दर पर 2 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा, जिससे 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को काफ़ी फायदा मिलेगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये योजना हम लाने वाले हैं और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको हम डिपो भी कहते हैं, राशन डिपो भी कहते हैं, ताकि राशन वितरण प्रणाली से जो आपके हिस्से का आप उसको ले पाएं। और इसका अगर देखा जाए तो आज तक टेक्नोलॉजी के उपयोग से, चाहे वो जनधन खाते हो, आधार नंबर हो, मोबाइल हो, इसके माध्यम से पारदर्शिता मोदी सरकार लेकर आई और लाखों करोड़ पिछले कुछ वर्षों में बचाया भी है और वापस गरीबों के उत्थान के लिए लगाया। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उसकी बेनिफिशियरीज लिस्ट में नहीं है, वो भी इससे वंचित ना रह जाएं। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे और साथ में 1 किलो चना, प्रति फैमिली 1 किलो चना और प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल भी अगले 2 महीनों तक मिलते रहेंगे। गांव में कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपया के रीफाइनेंस का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 4,200 करोड़ रुपए का सहयोग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से राज्यों को ये मार्च में राशि उपलब्ध करवाई गई। कम कीमत वाले, कम किराए वाले ऐसे घर आने वाले समय में मिलेंगे और जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया जाएगा, जो कि हमारे अब के बने हुए घरों को भी उसमें इंक्लूड कर सकती है, जो सरकार के अभी बने और कुछ जगह खाली होंगे। उद्योगपति अपनी ज़मीन पर बनाना चाहें तो उनको भी इंसेंटिवाइज करके करेंगे, ताकि वो भी अपने काम करने वाली मजदूरों के लिए अपनी फैक्ट्री या उसके आसपास रहने की व्यवस्था बनाएं। तो जहां एक और श्रमिक और प्रवासी मजदूरों के साथ साथ रेडी लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, जो ठेला लगाने वाले हैं,
इन सबको कोविड-19 के समय इस पिछले 2 महीनों में बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ा और इन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग भी इसके लिए किया है। और ये 5,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा केवल इनके लिए, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथी, इनके लिए लेकर आए हैं। तो अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि मजदूरों के लिए राहत पैकेज मजाक है और सरकार की असंवेदनशीलता इसको दर्शा रही है। ने क्या कहा कि अगर जिंदा रहे, चल के घर पहुंच गए, तो बेटा तुमको 5 किलो चावल या आटा खाना चाहोगे तो 5 किलो आटा और 1 किलो चना मुहैया कराएंगे। ये अगर जिंदा बचोगे, घर पहुंच गए, किस्मत अच्छी रही, तो तुमको 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं अगर गेहूं खाना चाहोगे, और 1 किलो चना रोज का हम तुमको देंगे। ये किस तरह की अजब असंवेदनशीलता है। मनीष तिवारी जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि सरकार का पैकेज एक मजाक है और बहुत बड़ी असंवेदनशीलता सरकार ने असंगठित क्षेत्र के उन मजदूरों के प्रति दिखाई है जो पैदल चलते हुए अपने गांव तक पहुंचने के लिए निकल पड़े हैं, जिनको हज़ारों की तादाद में किसी भी हाईवेज पर, किसी भी चौड़ी सड़क पर देखा जा सकता है। आज इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता और पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आईआईटी से डिग्री लेने के बाद मॉर्गन स्टैनली में वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी ऋचा रंजन, जो नेचर एक्सपर्ट के रूप में काम कर रही हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनसे भी हम आज चर्चा करेंगे। शहनवाज जी, जिस तरीके से सवाल उठ रहा है कि मज़दूरों को जो सबसे ज़्यादा बुरे हालात में हैं, उनको फौरी तौर पे जिस तरीके की मदद और जिस तरीके का मरहम सरकार की ओर से मिलना चाहिए, पैकेज तो बहुत बड़ा है लेकिन उनके घाव पर मरहम लगता हुआ नहीं दिख रहा है। मनीष तिवारी को आपने सुना होगा जिस तरीके से वो बोल रहे हैं। राहुल गांधी भी इस मुद्दे को लेकर हमलावर रहे हैं। यूँ कह सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हालात को लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की पूरी टीम हमलावर है इस समय भारतीय जनता पार्टी पर और केंद्र सरकार पर। आपका क्या कहना है? देखिए उपेंद्र जी, आपने विस्तार से वो सारी बातें बताई हैं जी, जो आज सरकार ने घोषणा की। मैं बातों को रिपीट करना नहीं चाहता। मैं हूं या अखिलेश जी हो या आप हो या जो दर्शक सारा समय देख रहे हैं, आपका लोकप्रिय कार्यक्रम हस्तक्षेप जो देख रहे हैं, सबके मन में मजदूरों के लिए उतना ही दर्द है, जो भी सामाजिक क्षेत्र में है या जो नहीं है उनको भी, क्योंकि कोविड-19 का बहुत बड़ा खतरा था। इसको एक लॉकडाउन किया गया जिससे बहुत सारी दुश्वारी आई। कई राज्यों में अच्छा मैनेजमेंट हुआ और कई जगह क्योंकि लॉकडाउन बढ़ा तो मजदूरों ने संयम तोड़ा और कई लोग पैदल भी जाने पर उतारे। वो मैंने सारा समय पे वो रिपोर्ट देखी तो मुझे भी बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारे यहाँ के भी जो लोग हैं वो फोन करते हैं, हर जनप्रतिनिधि को वो फोन करते हैं। सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया। मैं और अखिलेश जी किसी चैनल पर डिबेट में थे, तभी मैंने उनसे कल कहा था कि आप एक दिन में ही सारी आलोचना न कर लें, क्योंकि रोज प्रेस में आपको जानकारी दी जाएगी। आज सरकार ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक बड़ी घोषणा की, और जो मजदूर हैं उनसे मेरा अनुरोध है, जो सारा समय देख रहे हो, कि आप जहां पे हैं वहां रहें। सरकार ने ये चिंता की है कि जो जा रहे हैं उनको रेलवे स्टेशन पहुंचाया जाए और राज्य सरकारें वो ट्रेन मंगवाएं और उनको ट्रेन में वहां पहुंचाया जाए। मेरी रेल मंत्री जी पीयूष गोयल जी से बात हुई, आज मेरी उनकी मुलाकात भी हुई थी और मैंने उनसे पूरी जानकारी ली। भारत सरकार रेल के 300 की ट्रेन करीब तैयार है। अभी तक यूपी से 386 ट्रेन, बिहार से 204 ट्रेन, मध्य प्रदेश से 67, उड़ीसा से 46,
झारखंड से 44, बंगाल से 7 और छत्तीसगढ़ से सिर्फ 7, राजस्थान से 18 और महाराष्ट्र से सिर्फ 4। इन राज्यों ने इतनी ट्रेन मंगाई। वो राज्य भी जो मजदूर इसमें जा रहे हैं उनका इंतजाम, जहां वो रुकेंगे वहां भी जो क्वारंटाइन होंगे जिस राज्य में भी जाकर, उसमें भी उनके तीनों टाइम के भोजन का इंतजाम सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से होगा। इसमें केंद्र की तरफ से पूरा सहयोग है और राज्य सरकार उनके लिए जांच करके वो सारी घोषणा करेंगी। शहनवाज जी, अगर पूरे योजना पढ़ने लगूंगा तो आप इतना नहीं समय नहीं, मुझे नहीं देंगे। आप पूरी योजना मत पढ़िए शहनवाज जी। एक सवाल मानवता के नाते सबके मन में उठता हुआ दिखाई देता है, जिससे भी आप बात करिए। आपको नहीं लगता कि आपने कहा कि मजदूरों का संयम टूटा है, और मैं उससे आगे बढ़ के कह रहा हूं कि मजदूरों का अब सरकार नामक संस्था पर से भरोसा भी उठा है। इसलिए उठा है कि जो राज्य सरकारें उनके सामने सरकार नामक संस्था के रूप में खड़ी थी, वेलफेयर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है पूरे हिंदुस्तान में, डेमोक्रेसी है, जितना मेरा अधिकार है, आपका अधिकार है, उतना ही अधिकार इस कंट्री में एक मजदूर का भी है। लेकिन बेचारा मजदूर जिस हाल में पहुंच गया इस संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान, मैं भारतीय जनता पार्टी पे या केंद्र सरकार पर इसका आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कुल मिलाकर के जो करने वाले लोग हैं, वो राज्य सरकार में बैठे हों या केंद्र सरकार में बैठे हों या जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों या डिविजनल कमिश्नर हों या जिम्मेदारी की जगहों पर बैठे हुए लोग हैं, मेरा सवाल उन सबसे है। लेकिन आज आप मेरे सामने हैं, इसलिए उत्तर आपको देना पड़ेगा कि आपको नहीं लगता कि उनके साथ जिस संवेदनशीलता के साथ व्यवस्था में बैठे लोगों को पेश आना चाहिए था, या जो अधिकारी आईएएस अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के बैठे हैं, डिविजनल कमिश्नर बन के बैठे हैं, उनको फील्ड को जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए था, खास तौर से मजदूरों का ध्यान रखना चाहिए था, उसमें पूरा सिस्टम फेल हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उपेंद्र जी, आपका सवाल गैर राजनीतिक है, इसलिए मैं भी इसको राजनीतिक चश्मे से इसको न देखूंगा न जवाब दूंगा, बल्कि मैं बहुत ये बात स्वीकार करता हूं कि जितनी व्यवस्था खड़ी हुई, जैसे राज्यों ने अपने अपने नोडल ऑफिसर बनाए और जितने फोन उन पर आए उतना फोन अटेंड नहीं हुआ बहुत सी जगह। मैंने भी, क्योंकि हम लोगों को भी फोन आते हैं, जैसे आपका कार्यक्रम देख रहे हैं तो अखिलेश जी को भी आएंगे, मुझे भी आएंगे, सब लोग जो कहते हैं मजदूर अगर पूछते हैं तो उन कई जगह मैंने फोन पे मैंने भी चेक किया तो वो व्यवस्था में थोड़ी कमी आई। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, जब पहले तो ये पता था कि हम कोविड-19 के खतरे को टाल देंगे और 18 दिन का लॉकडाउन है, उसमें मजदूरों ने बहुत कोऑपरेट किया। जब ये लॉकडाउन 1 से 2 और फिर 3 और 4 के करागर पे है तो उनका संयम टूटा है। इसलिए सरकार ने ये व्यवस्था किया जो आपने दिखाया कि 1 नेशन 1 राशन, जो जहां है उनको उसी राशन पे वो मिल जाए, सामग्री मिल जाए, राज्य चिंता करे, और ट्रेनों से जो जाना चाहते हैं अगर वो अपने यहाँ रुकेंगे भी तो उनकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसीलिए जो आज की घोषणा हुई है, जो मजदूरों के बारे में जो आज घोषणा की गई है, उन घोषणा पर मेरे आपके जरिए ये अपील है कि उन चीजों पर उनको अपनाना चाहिए। और जो एक चीज और की गई कि जो 83% पीडीएस में जो आबादी है, करीब 23 राज्य में 67 करोड़ लाभार्थी हैं, जो अगस्त तक उनको पूरी तरह इससे कवर किया गया है, क्योंकि राशन भी उनको भी जो अनाज, जो पहले आपने मनीष तिवारी जी ने कहा कि जब वो पहुंचेगा तो उसको इतना अनाज और इतना दिया जाएगा, जबकि बीच में कठिनाई है, लेकिन पहुंचने से पहले भी उनको ये मिल जाए। और राज्य सरकार कई जगह व्यवस्था कर रही थी, कुछ तो कमियां रही होंगी, तभी तो वो मजदूर निकले हैं। उन कमियां को एड्रेस किया जा रहा है। और जहां जहां गृह मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर जिस राज्य के रोड पर मजदूर चल रहे हैं उनको वहां रोककर उनके भोजन की व्यवस्था करें और फिर ट्रेन, रेलवे स्टेशन साधन से पहुंचाकर रेलवे की शहनवाज जी, हमारे सहयोगी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल के हेड हैं श्री रमेश अवस्थी, वो 4 दिन पहले लखनऊ गए थे बाई रोड, और रास्ते भर वो अपने मोबाइल से विजुअल बनाते गए और लौट के आने के बाद एक रिपोर्ट भी कल उन्होंने फाइल की थी। कहीं भी देखने को नहीं मिला कि रास्ते में कहीं मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था हो। इसी असंवेदनशीलता की तरफ मैं ध्यान अपने दर्शकों का और जो व्यवस्था में बैठे ऊंचे पदों पर बैठे लोग हैं उनका
ध्यान खींचना चाह रहा हूं। सवाल मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी से ले रहा हूं। अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा इधर बीच मैं देख रहा हूं, मैंने ऑब्जर्व किया कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के मुद्दे को बहुत प्रमुखता से आप लोगों ने उठाया है। देखिए, सरकार भी कहीं ना कहीं एक लोगों के समूह से चलती है, जो लोग व्यवस्था में बैठे हैं उनसे चलती है। ये जरूर है कि सरकार जब कोई चीज़ ठान लेती है तो कर देती है, लेकिन कुछ चीज़ों में क्लियर कट डायरेक्शन होने के बाद भी जमीन पर वो असर पैदा नहीं हो पाता है। मजदूर बेहाल हैं और 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था उसको लेकर के कल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एमएसएमई की घोषणा हुई। आज किसान, गरीब मजदूर, इनके बारे में वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी योजना बताई। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी योजना के बारे में, इस पूरे पैकेज के बारे में? देखिए, आपकी बात से शुरुआत करता हूँ। आपने कहा कि सरकार के जो निर्णय है उसके बहुत से कारणों से जमीन पर उसका असर प्रशासनिक कारणों से नहीं हो पा रहा है जी। तो अगर ये सत्य है तो ऐसी सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सरकार की होती है, अधिकारियों की नहीं होती है। दूसरी बात, सोहनावाद जी ने कहा कि हमने कल बहस में अखिलेश जी से कहा था कि अभी कल सुनिएगा, एक एक दिन रोज बताया जाएगा। ये फैक्ट है। ये सरकार सिर्फ एक धारावाहिक चला रही है, 20 लाख की धारावाहिक, कोई पैकेज नहीं है। ये 6 साल की जो सरकार है, ये सिर्फ पैकेजिंग पे डिपेंड है। इसकी मार्केटिंग, पैकेजिंग, कट पेस्ट, फोटोशॉप, यही इसकी नीति है। और देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दे को उठा रही है। हम लोग संवेदनशील हैं। आप, बड़ी सिंपल सी बात है उपेंद्र जी, 30 दिन से ये मजदूर सड़क पे हैं, मिनिमम 30 दिन से, और 30 दिन से रोजाना हर चैनल 12 घंटे के प्रोग्राम में 1-2 घंटे मजदूरों पे बहस करते हैं। बिल्कुल, हर राजनीतिक दल करती है, सत्ता आती है, मंत्री परिषद के भी लोग आते हैं। लेकिन महानता देखिए इस सरकार की, मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। मोदी जी देश भर का ज्ञान दे देंगे, लाखों करोड़ों के चश्मे, गगल सब कुछ लगा के अपने खुद करेंगे, स्वदेशी की बात भी कर देंगे। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। सब कुछ मैं अभी कटाक्ष बाद में करूंगा, तथ्यों पे मैं बात कर लूं। और ये कम नहीं हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। एक लफ्ज उनके लिए नहीं बोलते हैं कि हम भाई रुक जाओ, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर देंगे आप लोगों को। समस्या बढ़ती जा रही है घटने की वजह। कारण क्या है? क्योंकि इनके दिल पत्थरों के हैं। सारे भाजपाइयों के दिल पत्थरों के हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जब वोट लेना है तो किसी भावनात्मक मुद्दे से ये वोट ले लेंगे, और आप लोग मीडिया के लोग उसमें साथ देते हैं। तो वो चाहे अभी पिछले चुनाव में जो हुआ तो पाकिस्तान 5 ही शब्द तो अखिलेश जी, आपकी जो बात है उस बात से मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता। पूरा देश मजदूरों के बारे में सोच रहा है, और मैं ये कह सकता हूं कि हस्तक्षेप में सबसे पहले, सबसे ज्यादा मजदूरों के बारे में कोई प्रोग्राम लेके आया है या उनकी पीड़ा को किसी ने बयान किया है तो मैंने इस मंच से किया है, सहारा न्यूज नेटवर्क ने किया है। एक रिपोर्ट है जो मजदूरों से जुड़ी हुई है, मुझे लगता है कि उसको जरूर देख लेना चाहिए। लॉकडाउन के सन्नाटे में भारत के राजमार्गों पर गरीब मजदूरों का कारवां खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इन मजबूर मजदूरों की बदहाली और बेबसी की तस्वीरें सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाई हुई हैं, लेकिन उनकी मुश्किलों का समाधान किसी के पास नहीं है। ये पैदल, साइकिल और ट्रकों में छुपकर अपनों के बीच पहुंचना चाहते हैं। बच्चों को गोद में लिए माएं और लड़खड़ाते बुजुर्ग अंतहीन कतारों में चलते जा रहे हैं। थके तो सड़क किनारे सो गए, बच्चे भूखे पेट रो रहे हैं। ये दर्द अब सिलसिला बन चुका है। कईयों के लिए तो ये सफर तो उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा भी साबित हुआ है। पलायन करते किसी मजदूर की ऐसी तस्वीर पहली बार सामने आई है। 13 सेकंड के इस वीडियो में बैलगाड़ी खींचने के लिए एक तरफ बैल है तो दूसरी ओर एक मजदूर। ये अपने भाई भाभी को लेकर मध्य प्रदेश के मऊ से 25 किलोमीटर दूर अपने घर इंदौर जा रहा है। लॉकडाउन में जिंदगी का चक्का चलता रहे, इसलिए उसने एक बैल बेच दिया। वाकई प्रवासी मजदूरों की घर वापसी उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गई है।
पैदल ही हजारों किलोमीटर का सफर तय करना है और पैसे भी नहीं है, इसलिए जुगाड़ ही जीवन का सहारा है। तभी तो रामू नाम का ये मजदूर लकड़ी की गाड़ी में अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी और 2 साल की बेटी को खींचते हुए हैदराबाद से 800 किलोमीटर दूर बालाघाट पहुंच गया। तस्वीरें बताती हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी लॉकडाउन में मजदूरों के पैदल घर जाने का सिलसिला थम नहीं रहा। कोई पैदल, कोई साइकिल पर तो कोई रिक्शे पर अपनी गृहस्थी लादे हजारों किलोमीटर तक सफर तय कर रहा है। घर पहुंचने की आस में भूखे प्यासे चलते इनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद जब कोई बच्चा थक जाता है तो माँ उसे ब्रीफकेस पर बिठाकर उसकी जिंदगी की पहिए को रफ्तार देती है। ये मजदूर पंजाब से झांसी के सफर पर है। लॉकडाउन में सब कुछ खो चुके हैं। जो कुछ बचा है उसके साथ जन्मभूमि की ओर चल पड़े हैं। मजदूरों की बेबसी का सिलसिला अंतहीन हो चुका है। लॉकडाउन के सन्नाटे में सड़कों पर सरपट दौड़ती मौत से भी मुकाबला होता है। कई मजदूरों के लिए घर वापसी का ये सफर उनके जीवन का आखिरी सफर बन गया है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की सड़कों पर पैदल चल रहे 16 मजदूर घर पहुंचने से पहले ही काल के गाल में समा गए और उनके 100 से ज्यादा साथी जख्मी हो गए हैं। पंजाब से पैदल ही बिहार लौट रहे 6 मजदूरों को मुजफ्फरनगर सहारनपुर स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कुचल दिया। तो मध्य प्रदेश के गुना में कंटेनर और बस की टक्कर में 8 मजदूरों की मौत हो गई। ये मजदूर कंटेनर में सवार होकर महाराष्ट्र से यूपी लौट रहे थे, जबकि मुंबई से बिहार लौट रहे 2 मजदूरों ने समस्तीपुर में हुए सड़क हादसे में अपनी जान गंवा दी। हजारों किलोमीटर का सफर तय कर घर के करीब पहुंच तो गए, लेकिन अपनों से हमेशा के लिए दूर हो गए। ये दर्द मजदूरों का है, मजबूरों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। तो आप सबने देखा कि मजदूरों के साथ क्या कुछ हो रहा है और कितनी विपरीत और विषम परिस्थितियों में मजदूर मजबूर हैं अंतहीन सड़कों पर, अंतहीन खत्म न होने वाले रास्तों पर चलते रहने के लिए। जिस तरीके से रजनी पामदत्त ने वर्तमान भारत में लिखा था, जिस तरीके से दुष्यंत कुमार ने अपने गज़लों में जिस तरीके से मजदूरों की पीड़ा बयान की है, जिस तरीके से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मजदूरों के दुख दर्दों को अपनी कविताओं के जरिए उकेरने की कोशिश की है, आज उस तरह कह सकते हैं या उससे बड़ा मंजर हमें देश के राजमार्गों पर, सड़कों पर देखने को मिल रहा है। ये बड़ा दिल तोड़ने वाला है, दिल दुखाने वाला है। कई जगहों से ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि मजदूर तमाम भरोसा देने के बाद भी अब रुकने के लिए तैयार नहीं हैं। दिल्ली में, नोएडा में तमाम सोसाइटीज़ में काम करने वाली औरतों के पति, जो औरतें घर में चूल्हा सफाई, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, इस तरह का काम करती हैं, उनके पति छोटे मोटे बाहर काम करते हैं। कोई झांसी का है, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश के किसी बिजनौर ज़िले से है, कोई सीतापुर से है, कोई हरदोई से है। तमाम भरोसा देने के बाद भी जो कुछ कुलीग्स हमारे साथ काम करते हैं, उनका ये कहना है कि तमाम भरोसा देने के बाद भी उनका ये कहना है कि नहीं, अब शहर में नहीं आना है, अब यहाँ नहीं रुकना है। कोई न कोई एक भय है, एक विश्वास का संकट है जो पहली बार उनके मन में उभरा है, जिस पर सही तरीके से मरहम लगाने की ज़रूरत है और उस पीड़ा को सही अर्थों में पहचानने की ज़रूरत है। हम अखिलेश जी से सवाल ले रहे हैं। अखिलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हमें कितने देर में अपनी बात रखनी अगर पता लग जाया करे, क्योंकि हम शाहनवाज जी 7 मिनट बोल रहे हैं, हम 60 मिनट सेकंड में नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, आप कहिए प्लीज। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, इस सरकार को अगर सिंपैथी होती गरीबों से, मजदूरों से,
तो रास्ते तो अपने आप निकल जाते। आज तक मोदी जी ने कभी इन गरीबों को संबोधित करते ये नहीं कहा कि ये मेरी योजना है, आप मत जाइए, इतने दिनों क्या ये आपका प्रॉब्लम्स को हम मीट आउट कर रहे हैं और इतने दिनों बाद आपका ये चीजें हो जाएंगी, तो रुकते भी। तो आज एक्सीडेंट हुआ है, आज तुरंत फर्स्ट एड चाहिए, लेकिन मोदी जी और मोदी जी के लोग कहते हैं हम आपके लंबे जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए योजनाएं बना रहे हैं। और एक पैसा, पहले तो जो आप लोग कहते हैं 20 लाख, ये झूठ बोलना, अगर मोदी जी बोलते हैं तो कम से कम मीडिया के लोग या आप लोग ना बोलें। हम आपसे कहते हैं कि आज जो बोला है 7-8 पॉइंट, एक एक पॉइंट रखिए, मैं एक एक पॉइंट का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आज भी सिर्फ गिमिक किया, झूठ बोला है जो 7-8 पॉइंट। हम उपेंद्र राज जी हम ये चाहते हैं कि आप एक एक पॉइंट सुनावें और मैं बताता हूं वो क्या पॉइंट है, कोई उसमें सहायता नहीं है। देखिए, एक पैकेज होता है और एक सुविधा होती है, और सुविधा लोन की है। कुछ भी इन्होंने किसी को एक पैसा नहीं दिया है, बिजली घरानों को देने वाले हैं जो इनके मित्र हैं। इसमें भी मित्रों के लिए खेल हुआ है, जो अडानी जी, अंबानी जी, तमाम लोग हैं। तो हम सीधी सी बात करते हैं कि जो क्या कल, आज, परसों एक एक पॉइंट पे आप बहस कर लीजिए, मैं बहस करने को तैयार हूं। आज जो पॉइंट रखे गए हैं, जिसको बहस करनी है, आपको, शाहनवाज जी को, मैं बताता हूं। केसीसी लिमिट पुराना गिना दिया, कई साल और बनेगा, वो तो हर साल बढ़ता है, जो भी केसीसी लिमिट देगा ही। इन्होंने कह दिया कि जो राशन कार्ड तो सबके बने हुए, उनका राशन मिलते ही हैं। वन नेशन वन वाली बनेगी, अभी एक आधी स्टेट में वो ट्रायल बेसिस पे चालू हुआ है, ये तो फ्यूचर के प्रोग्राम होगा ही। इन्होंने कहा है कि रेडी वाले, सड़क वाले वो 10,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। ये तो कभी भी ले सकते हैं, मुद्रा योजना से लेते भी रहे हैं। तो इसमें दिया क्या है इन्होंने, सुविधा क्या दी है, बैंक कैपेसिटी कैसे बढ़ाई है। जितनी पुरानी योजना है उन सबको गिना करके 20 लाख में से 12, सिर्फ 3.5 लाख करोड़ रुपए की लोन की नई योजना है। बाकी 16 लाख करोड़ की सारी पिछले 2-3 साल की जो भी योजनाएं, लिक्विडिटी योजनाएं, रिजर्व बैंक की योजनाएं, जो सब दिया है उसको जोड़ के गिना दिया। अखिलेश जी आपके पास हम दोबारा आएंगे, लेकिन शाहनवाज जी से 40 सेकंड में हम क्विक रिएक्शन चाहते हैं। शाहनवाज जी, अखिलेश जी का कहना है कि वर्तमान के लिए कुछ नहीं दिया, उनके कहने का पूरा लब्बो लुआब यही है कि वर्तमान अभी इसी वक्त के लिए कुछ नहीं दिया, जो योजनाएं दी वो तो बजट में प्रोविजंस होते ही रहते हैं। बजट के हिसाब से उन्होंने जो किया, एक तरह से फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ चीजें कर दी, तो वर्तमान में राहत क्या मिली, ये अखिलेश जी का कुल कहना है। इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि अखिलेश जी की जैसी आपने सुना है ना, जैसी नजर वैसा नजरिया जी। अखिलेश जी तो हम अगर दिन कह देंगे तो अखिलेश जी कहेंगे अभी रात को हम कह दें। शाहनवाज जी बीच में बोले, एक सेकंड सुन लीजिएगा। शाहनवाज जी, एक सेकंड रिक्वेस्ट है आपसे। हम आपसे ये कहते हैं कि आप योजना गिनाइए, मैं उसका जवाब देता हूँ, एक से ये बात कर लीजिए। देखिए, ऐसा है कि हमारे साथ बहुत जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली जी हैं। हम सीधे उनसे सवाल ले रहे हैं। शरद जी, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है केंद्र सरकार पर कि ये बजट नहीं, एक डिजाइन दिया उन्होंने, एक मॉडल दिया है, और एक तरीके से गवर्नमेंट ने जो अपना शुरू में नारा दिया था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो अपना गवर्नेंस वाले रोल पर गवर्नमेंट ने काफ़ी जोर दिया है और ये कहा है कि आपको लोन चाहिए तो चलिए गारंटर हम बन जाते हैं, आपको दिक्कत है तो मॉरेटोरियम दे देते हैं, आपको लिक्विडिटी की दिक्कत है ये दे देते हैं, डिस्कॉम को दिक्कत है 90,000 करोड़ रुपए आपके लिए प्रोविजन कर देते हैं, एनबीएफसी में लिक्विडिटी नहीं, चलिए 30,000 उनको भी दे देते हैं। एक योजना तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि जो अर्थव्यवस्था का पहिया रुक सा गया है, उस पहिया को चलाने के लिए गवर्नमेंट ने मार्केट में तरलता का इंतजाम कर दिया है, यानी लिक्विडिटी बढ़ा दी है। लेकिन साथ ही साथ दूसरा सवाल यह है कि जो इमीडिएटली मजदूरों को और गरीब किसानों को, जो कहीं ना कहीं जिनकी फसल बाजार तक पहुंची नहीं पाई, जिनका उत्पादन बाजार तक पहुंची नहीं पाया, वो भयंकर घाटे में है, उनके जेब में जो कुछ फौरी पैसा पहुंचना चाहिए था, जैसा कांग्रेस कह रही थी कि 7,500 रुपये कम से कम उनके पॉकेट तक मिनिमम पहुंचा दीजिए, तो 7,500 रुपया तो सरकार ने इमीडिएट पहुंचाने का प्रबंध तो नहीं किया, लेकिन एक व्यापक प्रबंध किया है। उसमें ये जो दो वर्ग है, असंगठित क्षेत्र के मजदूर
और जो गरीब किसान और जो अत्यंत गरीब लोग, उनको मदद कैसे मिलती हुई दिख रही है, आप एक अर्थशास्त्री के नजरिए से बताएं। अनाउंसमेंट हुआ है उपेंद्र, उसमें से अगर हम काम की चीजें लें तो वन नेशन वन राशन कार्ड अच्छा है, क्योंकि जो लोग अपने गांव छोड़ के शहर में आए हुए हैं वो वहां से राशन ले सकते हैं, उनका परिवार वहां पर है, या वो प्रोपोर्शन में ले सकते हैं जी। उसके अलावा हम जो असंगठित क्षेत्र के लिए सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान किया गया, बहुत अच्छा है। उसके अलावा मनरेगा में बहुत लोगों को जोड़ा गया है, ये अच्छा है, वो भी ठीक है। शेल्टर्स बनाए जाने की योजना, डिजास्टर जो स्टेट का डिजास्टर रिसोर्स होता है वहां से किया गया, वो अच्छा है। अनाज बांटने का अच्छा है। परंतु मेरा एक बात मैं जरूर कहूंगा शाहनवाज जी से, आज के 20 लाख करोड़ पैकेज की जब अनाउंसमेंट की गई थी तो लोगों के मन में, मीडिया को भी, जितने भी लोग हैं उनके मन में ये बात आई कि भाई 20 लाख करोड़ सरकार खर्च करे। मतलब 20 लाख करोड़ खर्च करने का मतलब है, देखिए अगर मैं आज सहारा समय में हस्तक्षेप के दर्शकों को सरल भाषा में समझाऊं, एक बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी खड़ी करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो समझेंगे उसमें खर्च करते हैं। तो लोगों को लगा कि 20 लाख करोड़ का खर्च होगा, पर ये जो सारा रोड मैप बना है ये ज्यादातर लोन के माध्यम से, क्रेडिट के माध्यम से बना है। जब अनाउंसमेंट हुई थी आरबीआई से अगर हम शुरू करें और आज हम किसान क्रेडिट कार्ड तक आ जाएं, मैं उस जमाने से आज से 1-1.5 महीने पहले से और आज तक आ रहा हूं, तो ज्यादातर इसमें लोन का प्रावधान है। मुझे लग रहा है उपेंद्र के सरकार को पहले ही दिन जब निर्मला सीतारमण जी आई थी तो ये स्पष्ट करना चाहिए था कि इस 20 लाख करोड़ में से ये हम खर्च करेंगे। मैं जोर दे रहा हूं उस बात पे, खर्च कुछ और होता है, लोन देना। देखिए आपने लोन दिया मान लीजिए 1 लाख रुपए का, मैं मानता हूं उसमें 25% एनपीए हो गए तो 75,000 तो आपके पास वापस आ गया ना, तो लोन तो मुड़ के वापस आ जाएगा। तो ये स्पष्ट कर देना चाहिए था कि ये लोन है और ये हम खर्च करेंगे। लोन में अब इसमें होता क्या है कि लोन अगर सारा देश कर्ज के नीचे दब जाएगा, रेहड़ी वालों से लेके, किसानों से लेके, मजदूरों से लेके सब लोग अगर कर्ज के नीचे आएंगे तो वो आत्महत्या जैसी समस्या को जन्म देता है। क्योंकि आप जब कर्ज, फिर उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्शन होते हैं, राजनीति आती है, अब लोन माफी करी जाए या एनपीए बन जाएंगे वो, क्योंकि वो लोग इस हालात में वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। अब उसमें एनपीए बनेंगे, वो लोन वापस नहीं आएंगे, फिर उससे राजनीति शुरू होती है कि अब उसको इलेक्शन का इशू बना के कि अब इसको लोन माफी कर देते हैं, इतना लोन खड़ा था, देखिए हमने सबका लोन माफ कर दिया। और उसको करने से पहले बहुत सारी और सोशल समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो मैं समझता हूं, देखिए जो कदम उठाए गए हैं बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि वाकई लिक्विडिटी की इस समय लॉकडाउन के बाद उपेंद्र बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि पैसा जम गया था। पैसा जहां था वो कोई भी खर्च नहीं कर रहा था, डिमांड खत्म हो गई थी। पैसा जिनके पास था या उनका घाटा हो गया था, या जिनके पास पैसा था। शरद जी एक सवाल आपसे ले रहा हूं, उसके बाद हम ऋचा रंजन जी के पास जाएंगे। शरद जी मेरा सवाल यह है, एक सवाल मैं ले रहा हूं आपसे कि आपको नहीं लगता कि बजट का 10% प्रोविजन करना इस सरकार के लिए तो इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि खर्च और लोन या टोटलिटी में जो 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की बात की गई है, जो विपक्ष कुछ मुद्दे उठा रहा है, विपक्ष के भी कुछ मुद्दे अपनी जगह जायज हैं, आपको नहीं लगता कि सरकार के पास कहीं ना कहीं पैसे की भी कमी है? ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सुझाव आया है कि मंदिरों में $1 ट्रिलियन से ज्यादा कीमत का सोना रखा हुआ है, सरकार उस रखे हुए धन का उपयोग क्यों नहीं करती, विकास के काम में उस गड़े हुए धन का इस्तेमाल क्यों नहीं करती, उस पैसे को क्यों नहीं चलाती? और ऐसा ही सुझाव हमारे यहाँ अर्थशास्त्री अखिल स्वामी जी ने हमारे शो में सबसे पहले ये सुझाव प्रधानमंत्री को दिया था। आज कल कांग्रेस पार्टी के नेता पृथ्वीराज चौहान ने अपने ट्विटर के जरिए यह सुझाव दिया है और बोला है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े के मुताबिक $1 ट्रिलियन से ज्यादा का सोना मंदिरों के पास रखा हुआ है। देखिए सरकार के पास उपेंद्र 3 विकल्प हैं पैसा जुटाने का। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। पहला विकल्प है कि जो तेल के आयात से पैसा बचा है, $75 से तेल $20 $25 पे आ गया,
मेरे हिसाब से 5 से 6 लाख करोड़ मेरा अपना आकलन है, उससे बचता है इंपोर्ट बिल, क्योंकि 85% हम निर्भर हैं। दूसरा आप बोरोइंग्स कर सकते हैं, ठीक है, बोरोइंग बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, आप देश को कर्ज के नीचे नहीं डुबो सकते, पर फिर भी बोरोइंग करी जा सकती है। और तीसरा, टैक्सेस आप इस समय नए नहीं लगा सकते हैं, परंतु जो अमेरिका जैसे देशों ने किया है और इस समय अर्थशास्त्र की दृष्टि से वो बहुत सेफ है कि आप नोट छाप सकते हैं, हेलीकॉप्टर मनी जिसको कहते हैं, आप प्रिंटिंग ऑफ नोट कर सकते हैं। ऐसे में इन्फ्लेशन होने का डर बहुत कम होता है, क्योंकि डिमांड मार्केट में नहीं है। तो ये 3-4 स्रोत सरकार के पास हैं, पर मैं मानता हूं फिर भी कि सरकार को चाहिए क्या कि कॉम्बिनेशन बनाइए। जो क्रेडिट स्कीम्स हैं बहुत सारी निकाली हैं, चाहे क्रेडिट गारंटी स्कीम है, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड है, जितनी भी क्रेडिट एमएसएमई के लिए हैं, इसके साथ साथ कुछ पैसा सीधा लोगों के बैंक अकाउंट में भी कह रहा हूं मैं, साथ में खाली नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो पैसा बहुत ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, साथ में डालना चाहिए। उससे सरकार की संवेदनशीलता का आभास इस जनमानस को, इस देश के, और ज्यादा होगा कि सरकार संवेदनशील है, हमें लोन भी दे रही है, हमारे खातों में पैसे भी डाल रही है। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के करा जाए तो मैं समझता हूं शाहनवाज जी, सोने पे सुहागा होगा। अभी भी अगर इस पे विचार किया जा सकता है तो अवश्य करे जाना चाहिए, वरना इसकी जो कल्पना करी जा रही है, इसको जिस पक्ष में लिया जा रहा है, उनको लग रहा है कि खाली लोन देने की गारंटी, लोन का मेला लगाया जा रहा है। लोन तो हम नहीं चाहते कि बाकी का सारा देश लोन के नीचे दब जाए और फिर कल को आत्महत्या जैसी समस्याएं खड़ी हो जाएं, लोन वापसी ना करने पे, या एनपीए खड़े हो जाएं और फिर उसमें राजनीति हो, इलेक्शन का इशू बने, लोन माफी की जाए। यह मैं आपको सलाह देना चाहता हूं एक अर्थशास्त्री होने के नाते। शरद जी सीधे चल रहे हैं ऋचा रंजन जी के पास। ऋचा जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हो सकता है कि कोरोना लंबे समय तक हमारे साथ रहे। ऐसे में जिस तरीके से लोगों के आचार व्यवहार, जीवन, उनकी जीवनचर्या बदलती हुई दिखाई दे रही है, आपने आईआईटी से पढ़ाई लिखाई करने के बाद मॉर्गन स्टैनली जैसे संस्थान में आप बड़े पद पर रहीं, अब आप जो है नेचर को देख रही हैं, नेचर के बारे में अध्ययन कर रही हैं, तो कुल मिला के आप क्या देखती हैं कि क्या प्रकृति हमें वापस बेसिक की तरफ लौटने के लिए बुला रही है, या प्रकृति का ये इशारा है लोगों को बेसिक की तरफ लौटना चाहिए, लेकिन लोगों का जीवन जिस तरीके से, अर्बन लाइफ जिस तरीके से बढ़ चुकी है, ये कितना आसान और सहज होगा बेसिक की तरफ लौटना, जैसा कि आप ये मुहिम चला रही हैं, जैसा आप लोगों के बीच अपने लेखों के जरिए, अपने वक्तव्यों के जरिए अपनी बात पहुंचाना चाह रही हैं। तो ये बेसिक की तरफ लौटने का कॉन्सेप्ट क्या है, और ख़ास तौर पे ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है इस कोरोना पैंडेमिक में। ऋचा जी, आपका उत्तर हम लेंगे, लेकिन इससे पहले डब्ल्यूएचओ की बाइट भी हम आपको सुनवाना चाहेंगे। डब्ल्यूएचओ के इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख डॉक्टर माइक रेयान का कहना है कि कोरोना वायरस कब खत्म होगा अभी बताना संभव नहीं, वैक्सीन के बाद भी जरूरी नहीं कि वायरस खत्म हो जाए। This virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. HIV has not gone away, but we've come to terms with the virus, and we have found the therapies, and we've found the prevention methods, and people don't feel as scared as they did before, and we're offering life to people with HIV, long, healthy lives to people with HIV. And I'm not comparing the two diseases, but I think it is important that we're realistic, and I don't think anyone can predict when or if this disease will disappear. तो सवाल ऋचा जी से लिया था मैंने। ऋचा जी, जो आपका कॉन्सेप्ट है कि बेसिक की तरफ लौटना होगा, क्योंकि प्रकृति का अपना एक रिकॉल सिस्टम है, ऐसे में जो अर्बन लाइफ है, लोगों का जो लाइफ स्टाइल बहुत लंबे समय से बदल चुका है, अब ऐसे हालात में कैसे सामंजस्य बैठेगा? अगर कोई लौटना भी चाहता है तो जाहिर सी बात है कि जीवन की ज़रूरतें उसे ऐसा करने नहीं देती, ऐसा उसके सामने सहज विकल्प उपलब्ध होते हुए भी वो उसे ऑप्ट नहीं कर पाता। जी, तो थोड़ा हम लोग अगर इसके मूल में जाकर देखने की कोशिश करें
तो मनुष्य खुद ही पंचभूतों से बना है। पंचभूत मतलब प्रकृति। बिल्कुल। तो हम प्रकृति का ही हिस्सा हैं। हम स्वयं प्रकृति से ही बने हैं। प्रकृति कोई बाह्य चीज नहीं है, कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है। बिल्कुल। हमें मनुष्य क्या सब प्रकृति का ही हिस्सा है। सब अपना सकारात्मक योगदान दे रहे हैं ताकि प्रकृति सुचारू रूप से चलती रहे। मनुष्य का भी यही दायित्व है कि वो अपना सकारात्मक योगदान दे ताकि प्रकृति सुचारू रूप से चले। हम लोग थोड़ा अगर इसमें और समझने की कोशिश करें तो प्रकृति की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो चक्रीय होती हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस साइकिल हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल हुआ, नाइट्रोजन साइकिल हुआ, पौष्टिक तत्व साइकिल हुआ, जल चक्र हुआ, सब चक्रीय होती है। कोई भी प्राकृतिक प्रक्रिया रैखिक नहीं होती, लीनियर नहीं होती। हमने पिछले कुछ समय से जैसे विकास को परिभाषित किया है, जैसे विकास के मापदंड को हमने परिभाषित किया है। जो मानव निर्मित प्रक्रियाएं हो रही हैं पिछले कुछ समय से, वो सब अगर आप ध्यान दें तो रैखिक हो गई हैं। वो बढ़ते जाएंगे, वो एक हर ईयर ऑन ईयर वो इंक्रीज होते जाता है। थोड़ा हम लोग देखें तो ये जब विकास को हमने इस तरह से परिभाषित किया, उसके पहले अगर आप ध्यान दें तो जैसे खेती होती थी तो जमीन को बीच बीच में परती छोड़ा जाता था, या कोई भी चीज चक्रीय, हम लोग उसको कोशिश करते थे कि जो भी मानव निर्मित प्रक्रियाएं भी होती थी वो प्रकृति के ही गति के समीप वो प्रक्रियाएं हो। अब जैसा मैंने कहा, जैसे जीडीपी को हमने मापदंड माना है पिछले लगभग 80 सालों से, तो तब से हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा हमारी प्रक्रियाएं रैखिक होती जा रही हैं और प्रकृति में अराजकता या जिसको एंट्रोपी कहते हैं वो बहुत ज्यादा पैमाने में बढ़ता जा रहा है और बहुत तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। और अब तो ये स्थिति हो गई है कि अगर मनुष्य बीमार होता है तो भी उसको वक्त नहीं होता है कि वो आराम कर ले, क्योंकि प्रक्रियाएं इतनी ज्यादा रैखिक हमने बना दी हैं। तो कहीं ना कहीं वो हम प्रकृति के विपरीत की एक दौड़ शुरू कर रहे हैं। ऋचा जी आपको बीच में रोक के एक सवाल और ले रहा हूं। देखिए, जो आंख से प्रकृति का जो सिरा चलते चलते आंख से ओझल हो जाता है, कहा जाता है कि वहां से ओझल होने के बाद वो हिस्सा परमात्मा का होता है और जो आंख से दिखता है वो प्रकृति का होता है। अगर ये महामारी बहुत लंबे समय तक चली तो आप क्या मानती हैं कि ये जो बदलाव हो रहे हैं, ये प्राकृतिक जो बदलाव हो रहे हैं, सिर्फ महामारी के कारण जो कल, फैक्ट्रियां, कारखाने, ये सारी चीज़ें बंद हैं, ये सिर्फ इसकी वजह से हैं, या कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि प्रकृति अपने को दोहराती है, रिकॉल करती है, ये महामारी भी उसी का हिस्सा है, क्योंकि प्रकृति से बाहर तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है प्रकृति में है। तो अगर ये महामारी बहुत लंबे समय तक चलती है तो आप किस समझ से हमें क्या करना चाहिए, मानव समाज को क्या करना चाहिए, और अपनी दिनचर्या बदलने की दिशा में तो हर आदमी कमोबेश मन बना चुका है कि अब लॉकडाउन खुलता है तो हमें अपनी दिनचर्या को कैसे नियंत्रित करना है, कैसे संचालित करना है, और हमें मास्क जापानीज की तरह हमें मास्क लगा के घूमना है, गर्म पानी पीना है, हमें सैनिटाइज करके अपने को रखना है। ये तमाम चीज़ें तो लोगों ने कमोबेश स्वीकार कर लिया है। लेकिन अगर ये बीमारी इसी तरह लंबे समय तक चलती है, जैसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है, तो मूलतः एक नेचर एक्सपर्ट होने के नाते आप किस नज़रिए से देखती हैं, कैसे हमें ये बीमारी और ज़्यादा प्रभावित करेगी और इसका प्राकृतिक उपाय क्या हो सकता है? जी बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा, हमें प्रकृति को और करीब से समझना होगा। हम पिछले कुछ सालों में प्रकृति से बहुत दूर आ गए हैं और प्रकृति को हम एक बाह्य चीज मानने लग गए हैं, जो शायद कहीं ना कहीं हमारी वो गलती रही है, जिसके कारण आज हम देख रहे हैं कि हम सब बहुत डरे हुए हैं, सहले हुए हैं। अपनी इम्यूनिटी पर हमें भरोसा नहीं रहा है। इम्यूनिटी कोई इंपोर्ट नहीं होता है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न से नहीं आता है, वो प्रकृति में इम्यूनिटी है। अगर आपका प्रकृति स्वस्थ रहेगा तो हमारा इम्यूनिटी अच्छा रहेगा।
माइक्रोबायोम होता है हमारे शरीर में, जो 90% सेल्स हैं हमारे अंदर, वो माइक्रोबायोम है, जो सूक्ष्म जीव है, वही हमारा इम्यूनिटी भी है। तो प्रकृति ही इम्यूनिटी है। हमने जो ये मानव निर्मित प्रक्रियाओं को रैखिक बना दिया है, तो वो सब अब इम्यूनिटी हमारा खत्म हो रहा है। अगर हवा में ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, तो फिर इम्यूनिटी नहीं हो सकता है। तो हमें वो कहीं ना कहीं समझना होगा, अपनी जो हमारी परिभाषाएं हैं उनके मूल में जाना होगा। हमें बिल्कुल ये समझना होगा कि हम प्रकृति का ही हिस्सा हैं। कोई प्रकृति कोई बाह्य चीज नहीं है कि हमने उसमें कचरा डाल दिया तो हम 4 पौधे लगा देंगे तो प्रकृति स्वच्छ हो जाएगा और हमारा जो दायित्व है वो हो जाएगा। जैसा मैंने कहा, हर जीव जंतु अपना सकारात्मक योगदान दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों से मनुष्य बहुत तेज गति से इसमें जो नकारात्मकता है, नकारात्मक जो ऊर्जा है, वो उसमें बढ़ते जा रहा है प्रकृति में, जिसको हम आज बहुत अलग अलग नामों से कहते हैं, क्लाइमेट चेंज इत्यादि। तो ये सब हमें समझना होगा कि इसका असर हमारी इम्यूनिटी पे हो रहा है। तो वो, क्योंकि हम भी प्रकृति का ही हिस्सा हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ऋचा जी आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम तुरंत वापस लौटेंगे और सवाल लेंगे शहनवाज हुसैन जी से और कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी से। तो कोरोना के बीच सियासत की बात भी करनी ही पड़ती है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लंदन की अदालत में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई चल रही है, जबकि कांग्रेस के एक शख्स उसे बचा रहे हैं। रिटायर्ड जज अभय थिप्से ने नीरव मोदी के बचाव में गवाही दी है। अभय थिप्से 2018 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने इस पर अपनी सफाई दी है। आइए सुनते हैं बीजेपी और कांग्रेस ने क्या कहा। Every time Congress party stands out to bail out Nirav Modi and Mehul Chokshi, कांग्रेस हमेशा खड़ी हो जाती है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम देश को यह आश्वस्त करते हैं कि नीरव मोदी को भारत में एक्स्ट्राडिट करके लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और हमारी ओर से ये जो कोल्यूसिव ओपिनियन है ऑफ ए रिटायर्ड जज विद अ कांग्रेस मेंबर, इसको भी हम एक्सपोज करें। कांग्रेस तो कभी रोकी नहीं, कांग्रेस उन लोगों का बचाव नहीं करती है। कांग्रेस तो उल्टे मांग करती है। हम लोग सभी मांग करते हैं कि जिन्होंने भी देश के साथ इस तरह का धोखाधड़ी किया है, पैसा लेके भागे हैं देश का, उनको लाया जाना चाहिए। तो क्यों नहीं ला रही है? उल्टे कांग्रेस का नाम जपने से तो नहीं होगा। तो रविशंकर प्रसाद जी, जिस तरीके से पूर्व जज अभय थिप्से पर आरोप लगा रहे हैं, वो लोअर कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट तक पहुंचे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने काम किया और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि नीरव मोदी पर जो केस सीबीआई और ईडी ने बनाया है, वो केस पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है और अदालती कार्रवाई में वो केस कहीं टिकता नहीं है। शहनवाज जी से सवाल ले रहा हूँ। शहनवाज जी, अगर नीरव मोदी को भारत सरकार प्रत्यर्पण करके लाना चाहती है, लंबी लड़ाई के बाद आज विजय माल्या के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए और अब उन्हें भारत आना ही पड़ेगा, ऐसी स्थिति में नीरव मोदी की प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है, अभी वो लंदन के जेल में हैं। अगर कोई जज, भले ही वो कांग्रेस मेंबर हो गए हैं, अगर नीरव मोदी के हक में गवाही देते हैं तो इसमें बुराई क्या है? ये बहुत दुखद है कि कांग्रेस के नेता जो पहले जज रहे हैं वो नीरव मोदी के पक्ष में मिस्टर थिप्से गवाही दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रोज कहती है कि नीरव मोदी को लाओ, वो कांग्रेस पार्टी कहती है विजय माल्या को लाओ। ये सही है कि यूपीए के दौरान इन्होंने खुले मन से उनको पैसा बांटा था और वही पैसा लेकर वो भाग गए, लेकिन हमारी सरकार तो लगी हुई है, हम तो उनको वापस लेकर ही आएंगे। नीरव मोदी और विजय माल्या के भी सारे दरवाजे बंद हो गए। आपको पता है कि हमारी सरकार 0 टॉलरेंस रखती है भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक मजबूत लड़ाई हमारी सरकार लड़ रही है
और हम भ्रष्टाचार से कोई कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है। इसलिए राहुल, वो जो मिस्टर थिप्से हैं, उन्होंने क्यों पैरवी की, क्यों गवाही दी, और कांग्रेस इस गवाही पर जवाब देना चाहिए। अखिलेश जी को भी जवाब देना चाहिए कि आखिर आप तो रोज कहते हैं टीवी डिबेट में, और आपकी बात अलग होती है और आपके ही पार्टी का एक नेता जाकर गवाही दे रहा है। तो ये जानने का देश के कानून मंत्री ने पूछा है, तो देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने जो कहा उसका कोई जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। क्योंकि आप दोहरी बात करते हो, आप एक तरफ कहते हो उनको पकड़ कर लाओ, पहले आपने पैसा दे दिया, फिर वो भाग गए, अब हम पकड़ कर ला रहे हैं तो आप गवाही दे रहे हो। ये कांग्रेस की गवाही उनके पक्ष में क्यों है? अखिलेश जी, आपको नहीं लगता कि जो है कांग्रेस पार्टी की मुहिम को थोड़ा सा धक्का लगा है? जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हमलावर रही है एनडीए सरकार पर इन तमाम चीज़ों को लेकर के, और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए एक पूर्व जज ने नीरव मोदी के फेवर में गवाही दी है लंदन कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ये जो हमारे अभी आदरणीय कालराव मंत्री जी ने जो बोला, नीरव मोदी किसके साथ विदेशों में यात्राएं कर रहे थे? हमारे प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठे रहते थे। नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, माल्या हो, और अरे चुस्की भाई, मेहुल भाई, पीएमओ के ऑफिस में बैठ के मेहुल भाई सोनार वाले, ये 40,000 की जनसंख्या वाले जिस देश में, वहां से भी नहीं ला पा रहे हैं। ये किसके मित्र हैं? जितने भागे हैं हिंदुस्तान में करीब 60-70 लोग, ये किसके मित्र हैं और किसके साथ विदेश गए हैं? जब इसकी पोल खुलेगी ना, किसके जहाज में बैठ के गए हैं और किससे मिल के गए हैं पार्लियामेंट में, और किससे परमिशन लेके गए हैं? सबको रेड कार्नर नोटिस दी, फिर भी सब विदेश चले गए। कौन ले गया, कौन ले आया, कौन बचा रहा है, किसने पैसे दिए है, कैसे इनकी फाइलें जल जा रही हैं? बंबई इनकम टैक्स ऑफिस में इनकी फाइलें जल जा रही हैं, इनका कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो ये जो मित्र मंडली है, ये सूट बूट वाली की, ये गजब है। करीब 65-70 लोग भागे हैं, वो सारे इन्हीं लोगों के यार मित्र हैं। ये और अभी भी उसमें इनके ना पासपोर्ट कैंसिल करने की जब प्रोसीजर आ, तो उसके वकील कौन था उनके पासपोर्ट बचाने के लिए? फैमिली मेंबर बताने वाले कौन थी? अब मर गई बेचारी वो। और एक अभी भी जिंदा है जो तब चीफ मिनिस्टर थी। तो तमाम चीजें करने वाले, लंदन से एक्सट्रेडिशन रोकने के लिए लेटर देने वाले, उनके पक्ष में गवाही देने वाले, ये सब बीजेपी के लोग ऑन रिकॉर्ड है। एक चीफ मिनिस्टर थे, एक विदेश मंत्री थी, तमाम आदरणीय मोदी जी जिसकी तारीफ कर रहे हो, उनके ऊपर ईडी सीबीआई हाथ डालेगी क्या? या केस मजबूत बनाएगी क्या? इन्होंने तो यही कहा कि केस मजबूत नहीं बनाए। अरे मजबूत तब बनाएंगे जब पकड़ना हो तब ना। अभय थिप्से जी ने किस हैसियत से गवाही दी अखिलेश जी? थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया इस बात को। अब मुझे भी नहीं पता किस हैसियत से क्या गवाही दी, लेकिन गवाही देने न देने से क्या होता है किसी की? हम ये कह रहे हैं किसके साथ वो गए थे, कौन उनको पहुंचा के आया है, कैसे ये लोग चले जा रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले आया, 3 महीना पहले एक आदमी और बैंकों का रुपया लेके भाग गया है, उसको सिर्फ बैंकों ने सीबीआई को दिया है। ये सारे भागने वाले हमारे सत्तारूढ़ दल के शीर्षस्थ नेतृत्व के इतने करीबी मित्र ही क्यों हैं? जो मेहुल भाई गए हैं, वो जिस देश में उन्होंने शरण ली है, उस देश की आबादी 40,000 का है, सिर्फ आबादी 40,000 की। वो हमको आज दिखा रहा है कि हम नई ट्रेडिशन करेंगे, और वहां भी मोदी जी उस देश में भी जा चुके हैं। रनवे से थोड़ा सा बड़ा देश है जहाज, वहां भी मोदी जी का इतना बड़ा बोइंग उतर चुका है, और वो देश वापस नहीं कर रहा है। चौथकी जी, शहनवाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शहनवाज जी, देखिए, अखिलेश जी ने जानबूझ के आपके सवालों का जवाब नहीं दिया। सवाल ये था कि मिस्टर थिप्से ने, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने गवाही नीरव मोदी के पक्ष में क्यों दी? दूसरी बात ये है कि हम लोग तो नीरव मोदी और विजय माल्या एक मजबूत केस लड़ रहे हैं उनके। विजय माल्या को तो पूरा रास्ता बंद कर दिया। कोविड के टाइम में भी पकड़ के लाएंगे और जेल में रखेंगे उसको। लेकिन मिस्टर थिप्से ने जो उपेंद्र जी का क्वेश्चन था, उसके पर थोड़ा रोशनी डालें अखिलेश जी, थोड़ी रोशनी डाल दें। नहीं, मैंने तो रोशनी डाल दी ना, मैंने तो रोशनी डाल दी। कैसे गए थे, किसके हवाई जहाज में गए थे,
स्विट्जरलैंड में किसके साथ थे, किसके बगल में खड़े थे, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये जो स्विट्जरलैंड में सर उद्योगपतियों चर्चा देखिए आगे बढ़ चुकी है, लेकिन प्रोग्राम के हम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। समय का अभाव है। इस प्रोग्राम में आए अपने सारे अतिथियों का मैं बहुत दिल की गहराइयों से सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से धन्यवाद दे रहा हूं। और हस्तक्षेप के किसी अगले प्रोग्राम में फिर हम लोग वापस मिलेंगे और तमाम चर्चाएं करेंगे, लेकिन आज हस्तक्षेप में इतना ही। हस्तक्षेप में आने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। क्या आपको पता है भारत ने 1990 में सबसे बड़ा मिशन खाड़ी युद्ध के दौरान चलाया था। इस मिशन में जॉर्डन, अम्मान और कुवैत से भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, आपको बता दें। क्या आपको पता है कि कोरोना महामारी के बीच विदेशों से भारतीयों की वापसी का अभियान उससे भी बड़ा है, जिसे वंदे भारत मिशन नाम दिया गया है। इस बार मिशन कई मामले में बहुत बड़ा है। इसमें कई देशों से भारतीयों को लाया जा रहा है। विदेशों में फंसे 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने भारत आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। वंदे भारत मिशन का पहला चरण 7 मई से 13 मई तक था, जिसके तहत 64 फ्लाइट से 14,800 लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया था। बेहद बुरे वक्त बिताकर लौटे इन भारतीयों ने वापसी पर अपनी मिट्टी चूमी है। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 मई से शुरू होने जा रहा है, जो 22 मई तक चलेगा। इसमें करीब 31 देशों से भारतीय वापस आएंगे, जिसके लिए 149 उड़ानों का उपयोग होगा। इनमें सबसे ज़्यादा 13 उड़ानें अमेरिका के लिए होंगी, जबकि 11 उड़ानें यूएई के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। 10 उड़ानें कनाडा के लिए रहेंगी। इसके साथ सऊदी अरब, यूके, मलेशिया, ओमान, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, कतर, इंडोनेशिया, रूस, फ्रांस, सिंगापुर में भी बड़ी तादाद में भारतीय फंसे हुए हैं। आखिर ये लोग भारत के किन राज्यों में पहुंचेंगे, ये जानकारी भी बड़ी दिलचस्प है। सबसे ज़्यादा 31 उड़ानें केरल के लिए होंगी, जबकि दूसरे स्थान पर दिल्ली है, जहां के लिए 22 उड़ानें रहेंगी। इसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात और राजस्थान का नंबर आता है। जो भारतीय लौटेंगे उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। इसके बाद उन्हें घर जाने की अनुमति मिलेगी। 3 लाख से ज़्यादा लोग आना चाहते हैं, लेकिन सरकार किन्हें प्राथमिकता दे रही है, ये जानना भी जरूरी है। आने वाले लोगों में छात्र, प्रवासी कामगार, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, अल्पावधि वीजा वाले लोग और पर्यटक शामिल हैं। उड़ानों के साथ जल मार्ग से भी लोगों को लाया जा रहा है। इनमें आईएनएस जलाशय और आईएनएस मगर शामिल हैं। इस अभियान में फीडर फ्लाइट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुल मिला के जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वंदे भारत मिशन का आगाज हुआ है, वंदे भारत मिशन के दौरान अब तक का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन प्लान जो है उसको अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले खाड़ी युद्ध के दौरान लाखों लोगों को लाया गया था, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में भारत के इतिहास में जहाज़ों के जरिए यानी फ्लाइट के जरिए पहली बार लोगों को वापस लाया जा रहा है। आज हस्तक्षेप में इतना ही, लेकिन सहारा न्यूज़ नेटवर्क अपनी मुहिम चला रहा है कि कोरोना की लड़ाई हर हाल में जीतना है। हमें मायूस नहीं होना है, हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें लड़ते रहना है और इस लड़ाई से हमें आगे निकलना है और अपनी संकल्प शक्ति को इस महामारी से बड़ा करके दिखाना है। ये राहें ले जाएंगी मंजिल तक, तू हौसला तो रख। क्या कभी सुना है कि अंधेरों ने सवेरा नहीं होने दिया। हस्तक्षेप में इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए बुलेटिन के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। सहारा प्रणाम।